हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 30 अप्रैल को होने वाले झारखंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। आज का हमारा यह वीडियो पार्ट 3 है। यदि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, और देर न करके आज के हमारे इस वीडियो को हम लोग यहीं शुरू करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा होती हैं। तो एक समतल दर्पण के द्वारा हमेशा आभासी और खड़ा प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब बनाती हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी और खड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। तो एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग प्रधान धुरी कहते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधान धुरी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समांतर एक किरण डैश से होकर गुजरती है। तो वह किरण प्रधान केंद्र बिंदु से गुजरती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधान केंद्र बिंदु। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक वस्तु को अनंतता में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार होता है। तो उस प्रकार के वस्तु का उत्तल दर्पण में निर्मित छवि बिंदु के आकार का होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदु का आकार का। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण प्रकार हैं। तो दंत चिकित्सक नतोदर दर्पण का प्रयोग करता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए माध्यम युग्म के लिए अपवर्तन कोण के ज्या से आपतन कोण के ज्या का अनुपात स्थिर है। इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को स्नेहल का सिद्धांत कहा जाता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है। तो इनमें से हीरा का अपवर्तनांक सबसे बड़ा है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है। तो उसे हम लोग छिद्र कहते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, छिद्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है तो वह अनंतता होती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंतता। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है। तो लेंस की शक्ति का एसआई इकाई है डायोप्टर। इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंख का नेत्र पटल है। तो आंख का नेत्र पटल प्रकाश के संवेदन पटल कहलाता है। इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का संवेदन पटल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंख के लेंस की फोकस लंबाई को संयोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आंख केंद्रित कर सकती है। इससे कहते हैं, तो इसे हम लोग सुविधा कहते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुविधा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके क्रिया के कारण होता है। तो यह सिलियरी मांसपेशियों के कारण होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियां। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उम्र बढ़ने के साथ आंख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। इस स्थिति को कहा जाता है। तो इस स्थिति को जरा दूर दृष्टिदोष कहते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जरा दूर दृष्टिदोष। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है। तो जब सफेद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तब नीला रंग सबसे ज्यादा झुकती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नीला। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारे की टिमटिमाहट का कारण है। तो तारों का टिमटिमाहट का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय अपवर्तन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण है, तो इसे हम लोग थैंडल प्रभाव कहते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी थैंडल प्रभाव। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण है। तो यह सभी घटनाएं प्रकाश का विकिरण के कारण होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का विकिरण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा है, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 कूलाम बटा 1 सेकंड होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर है, तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर किया गया कार्य बटा प्रभाव होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए किया गया कार्य बटा प्रभाव। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर की एसआई इकाई है, तो विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ओम बराबर है, तो 1 ओम 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर के बराबर होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि धातु की तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा, तो तार का प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दुगुना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ओम इकाई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब, तो जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध की धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो प्रतिरोध R1 और R2 को समांतर जोड़ा जाता है तो समांतर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध R1 R2 बटा R1 प्लस R2 होगा, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण निर्मित ऊष्मा डैश के द्वारा दी जाती है, तो वह H बराबर I स्क्वायर RT के बराबर दी जाती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वाट विद्युत शक्ति बराबर होता है, तो 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तार की प्रतिरोधकता उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत गर्मी के उपकरण के संवाहन शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं द्वारा बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
होती हैं तो वह उत्तर से दक्षिण की दिशा होगी। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन घुमाव वाले विद्युत धारा वहन करने वाले गोलाकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वह एन बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित होती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिनालिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे हुए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकीय करने के लिए किया जाता है। जो चुंबकीय बनाता है उसे कहा जाता है। तो उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय कहते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो वैसी परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर समान चुंबकीय क्षेत्र होती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी डैश की दिशा दर्शाती हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाता है तो वह उपकरण गैल्वेनोमीटर होता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत जनरेटर के कार्य के तहत बुनियादी घटना है तो वह घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे के तार का एक आयताकार कुंडल एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक डैश में परिवर्तन होता है तो प्रत्येक आधा घूर्णन में परिवर्तन होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के एक साथ दिखाया जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र डैश हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ कहां दिखाई देती है तो वह मजबूत स्थानों पर दिखाई देती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ले जाने वाले सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र डैश के समान होता है तो वह चुंबकीय पट्टी के समान होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है। आपूर्ति के तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ है जिसे कहा जाता है तो उसे विद्युतीय तार कहते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है तो इनमें से एक चुंबक और कुंडल के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है तो उसे हम लोग जनरेटर कहते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट से परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा उपकरण है तो उसे हम लोग फ्यूज कहते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की दिशा ली जाती है तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत ली जाती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध आर के तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है। इन भागों को फिर समांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटा आर डैश का अनुपात होगा तो उसका अनुपात
25/1 होगा। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण परमाणु ऊर्जा नहीं है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। तो इनमें से सौर ऊर्जा एक गैर पारंपरिक स्रोत का उदाहरण है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।